यहीं पहुँचे थे तो हम लोग लाइट चली गई थी। अब इसके बाद आगे देख रहे हैं। आजो तरौना ही रहे ओ श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए भैया, तरैना शब्द का दो अर्थ है। तरैना, अगर इसके अर्थ की बात करें तो दो है। यह अनेकार्थी। एक कान का आभूषण होता है, कान का आभूषण होता है, आभूषण भूषण होता है, कान का आभूषण होता है। दूसरा क्या होता है, तर जाना, तर जाना, तर जाना। श्रुति शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। श्रुति शब्द का एक कान होता है, एक इसका अर्थ कान होता है। दूसरा आप देखेंगे तो वेद होता है, वेद, वेद या श्रुतियाँ, वेद या श्रुतियाँ, श्रुतियाँ। देखिए श्रुतियाँ, श्रुतियाँ आप लिख लेंगे, वेद या श्रुतियाँ। अब देखिए, अजो तरौना ही रहे श्रुति सेवक इक रंग। हमने बताया कि अगर कोई शब्द एक ही बार आ रहा है, उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो रहे हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। उपमा की बात, इसमें समानता, तुलना, ये सारी चीज़ें की जाती है। उत्प्रेक्षा में संभावना, रूपक में एक ही कर दिए। मुख को जैसे चंद्रमा, देखिए इसमें एक बता दिया जाता है, अभेद आरोप किया जाता है। रूपक में निषेध रहित आरोप किया जाता है। तो चलिए इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसमें श्लेष अलंकार ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। अचानक लाइट कट गई थी तो 10 ही प्रश्न हम कर पाए थे। आगे चल रहे हैं। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, बताइए। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो यह भरत मुनि की रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो भरत मुनि का। रस का सबसे पहले विवेचन इसी ग्रंथ में मिलता है। रस का सबसे पहले विवेचन इसी ग्रंथ में मिलता है। रस का सबसे पहले विवेचन इसी ग्रंथ में मिलता है। चलिए, नासकेतोपाख्यान, नासकेतोपाख्यान एक इसके लेखक का नाम बताइए। देखिए, भाषा मुंशी, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो 1 मिनट, चलिए अभी आगे प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। देखिए, भाषा मुंशी, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के 2 पद, भाषा मुंशी के पद पर 2 लोग थे। एक लल्लू लाल भैया, एक सदल मिश्र। यही 2 लोग भाषा मुंशी, भाषा पंडित, भाषा अध्यापक, चाहे जो भी लिख के आए, बस समझ जाइएगा भाषा शब्द का प्रयोग हो तो यही 2 लोग वहाँ भाषा अध्यापक थे, भाषा पंडित थे, भाषा मुंशी थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। 1800 की हुई। नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई थी। नहीं तो आप कन्फ्यूजन में होंगे, दोनों चीज़ें एक ही जगह लिख लीजिएगा, नागरी पिछाड़ी और फोर्ट विलियम कॉलेज। नागरी पिछाड़ी सभा काशी की स्थापना राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, श्याम सुंदर दास ने किया था। राम श्याम शिव। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना संस्थापक लॉर्ड वेलेजली, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। चलिए, नासकेतोपाख्यान के लेखक का नाम बता दीजिए। तो देखिए, नासकेतोपाख्यान यह किसकी रचना है, नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताइए। तो सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र ये लिखा है, सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सदल मिश्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छाटिए, बताइए कौन सा। देखिए, संधि विच्छेद कर लीजिए। उत प्लस ज्वल, प्रथम का तृतीय में बदलना, त थ द ध ज। अब क्या हो जाएगा, उज हो जाएगा। अब जोड़िए ज्वल। अब भाई ये आधा जा है ना, तो इसमें जुड़ेगा, हलंत लगा है तो उज्ज्वल हो जाएगा। बताइए कहाँ लिखा है, जहाँ लिखा हो वहीं शुद्ध हो जाएगा। कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरे यायावर याद रहेगा, यह किसकी है, तो अज्ञेय की है। बताइए क्या है, अज्ञेय की है, अज्ञेय की रचना है, ये अज्ञेय की रचना है। बताइए मेरे प्रभु, बताइए ये किस विधा की रचना है, बता दीजिए।
चलिए बताइए किस विधा की रचना है। चलिए बताइए, गलत आप मैसेज कर रहे हैं, सच में बता रहे हैं। बहुत सरल है, अगर ये प्रश्न गलत कर दिए तो समझ लीजिए सब कुछ, तब आपका पढ़ना पढ़ाना बेकार है। चलिए, तो यह यात्रा साहित्य है, यात्रा साहित्य है। अरे यायावर याद रहेगा, यह यात्रा साहित्य है, अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय के बारे में चलिए देख लीजिए। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था। कसिया देवरिया, कसिया देवरिया में एक स्थान है देवरिया, वहीं इनका जन्म हुआ था। कसिया देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अज्ञेय नाम इनको प्रेमचंद ने दिया था, प्रेमचंद। इसके पीछे घटना है, जेल में रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, रचना भेजते हैं, तो वहीं से इनका नाम पड़ता है, तो आगे हम बता देंगे। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। प्रेत, एक कठिन ठा लिखा है, कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अज्ञेय की बात करें तो इनकी काव्य रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, ये सारी रचनाएं इनकी हो जाती हैं। सागर मुद्रा, तो आगे चलते हैं, अब यहाँ तक हम देख चुके थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है, बता दीजिए भैया। महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र नहीं है, बता दीजिए। चलिए, बहुत सरल रचना है, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र बताना है आपको। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र आपको बताना है, बताते रहिए। बताइए भैया, मंटो मेरा दुश्मन, एक किसका है? मंटो मेरा दुश्मन, आप कमेंट करके बताइए कि मंटो मेरा दुश्मन किसका है। मंटो मेरा दुश्मन, तो यह उपेंद्रनाथ अस्क का है, अस्क का, यह उपेंद्रनाथ अस्क का है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महादेवी वर्मा की बात करें, महादेवी वर्मा की बात करें तो देखिए, महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद थे। माता की बात करें तो माता इनकी पिता हो गए जन्म। माता की बात करें, माता इनकी हेमरानी थी। देखिए भैया, इनका उपनाम देखेंगे तो ये छायावाद की शक्ति या दुर्गा कही जाती थी। वेदना की कवित्री ये कही जाती थी। रहस्यवादी, इनके काव्य में रहस्यवाद था, इसलिए रहस्यवादी कवि भी कही जाती थी। आधुनिक युग की मीरा कही जाती थी। प्रथम कविता की बात करें तो इनकी दिया है। प्रथम कविता दिया है, जो 1918 में है, दिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे सूचीबद्ध करिए, इसको सूची से मिलान करिए। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। चलिए, एक अ का 3 हो गया। अब बताइए, कमेंट करिए जल्दी। आवारा मसीहा जीवनी है। चलिए, ब का भी मिल गया, आई वी। अब चलिए, मेरा, अब देखिए, तंत्रालोक से यंत्रालोक, बताइए ये क्या है? यह यात्रा साहित्य है। चलिए, स का भी मिल गया। स में क्या होगा? दूसरा हो जाएगा। अब बताइए, मेरा परिवार रेखा चित्र है। मेरा परिवार द में पहला हो जाएगा। अब आइए, आ का तीसरा किस में मिल रहा है? आ में तीसरा कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है केवल। फिर ब में IV, ब में चौथा यहाँ मिल रहा है। फिर उसके बाद सा में दूसरा मिल रहा है। फिर द में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है मेरे भैया? बताइए, कौन सी महाकाव्य नहीं है, बता दीजिए। कौन सा महाकाव्य नहीं है, बताइए, कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य है,
प्रिय प्रवास महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, तो पल्लव महाकाव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी पल्लव महाकाव्य नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बताइए बताइए किसकी रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बहुत सरल प्रश्न है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। इनकी ये रचनाओं की बात करें, युग की गंगा, युग की गंगा, उसके बाद नींद के बादल, नींद के बादल, बादल, नींद के बादल, आग का आईना, आग का आईना, का आईना, आग का आईना। उसके बाद अपूर्वा, जो बार बार पूछी जाती है, अपूर्वा, अपूर्वा लिखा है, वह लिखा है लास्ट में, अपूर्वा। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए किसकी रचना है भैया, तो यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना हो जाती है। युगधारा नागार्जुन की है क्या, युगधारा नागार्जुन की है। आप देख लीजिएगा किसकी रचना है, युगधारा नागार्जुन की रचना है। बताइए बताइए और कुछ बताइए इनके बारे में। बहुत धीमे आप कमेंट कर रहे हैं, क्यों, बताइए। अच्छा, तो युगधारा नागार्जुन की रचना हो जाती है। ठीक ठीक, आगे चल रहे हैं। युगधारा नागार्जुन की रचना हो जाती है, आगे चल रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल कर लीजिएगा, सही है। चलिए, निम्नलिखित में से सही नहीं है, युग्म सही नहीं है, जोड़ा सही नहीं है। चलिए, भट्टलोलक उत्पत्तिवाद आरोपवाद सही है, संकुक अनुमतिवाद सही है, आचार्य मम्मट नहीं होगा, आचार्य मम्मट नहीं होगा, इसमें भट्ट नायक कर लीजिए, भट्ट नायक सही होगा। तो यही आपका ऑप्शन सही नहीं है, भट्ट नायक होगा, भट्ट नायक का भुक्तिवाद हो जाएगा, भुक्तिवाद। भट्ट नायक एक का है मेरे प्रभु, आप इतना तो बोल तो रहे हैं भट्ट नायक, और बाकी सारे सही हैं। तो यही ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए फिर सूचीबद्ध करिए, सूचीबद्ध करिए। चलिए, शुद्धाद्वैतवाद किसका है, तो वल्लभाचार्य का है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य का। ये तो सीधे सीधा है, आप मिला लीजिए, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, तो क्या मिलाएंगे आप इसमें, सीधा सीधा। आका पहला देख लीजिए कहाँ है, 1 2 3 4 क्रम से है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे, अगले प्रश्न पे। दर्शन हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। देखिए, सूफी सूफी कवियों का दर्शन पूछा जा रहा है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन था। बताइए, तवस्सुफ दर्शन, तवस्सुफ गलत लिखा गया है, तो आप समझ जाइए तवस्सुफ दर्शन था। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की, सही है। फिर बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता था, ये भी सही है। केशव रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है, इस पे ध्यान देंगे, तो ऑप्शन डी नंबर। केशव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे, केशव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे, रीति। यहाँ तक हम देख चुके हैं, आगे चल रहे हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता है। बताइए कहाँ से प्रकाशित होता है, बताइए कहाँ से प्रकाशित होता है। पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, 1826 ईस्वी में निकलता था, यह प्रकाशित होता था। बताइए, दैनिक है, एक साप्ताहिक है, कैसा है, बताइए। दैनिक है, एक साप्ताहिक है, तो कैसा है, त्रैमासिक है, और कहाँ से प्रकाशित होता था आप मैसेज करके बताएंगे। चलिए, यह साप्ताहिक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह साप्ताहिक है, यह 1826 में शुरू हुआ था, और इसका संपादन किसने किया था, बताइएगा। चलिए
निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? इस पर राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण का है, रामचरितमानस का है, साकेत का है, किसका है? तो यह प्रश्न बार बार टीजीटी का बहुत लोकप्रिय प्रश्न है। तो यह कृतिवास रामायण, यह बंगला रामायण है, बंगला रामायण है, रामायण। अरे निराला का जन्म भी तो वहीं हुआ था, महिषादल बंगाल में। तो बंगला रामायण का प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा पर कृतिवास रामायण का प्रभाव है। यह बंगला रामायण है, कृतिवास रामायण का प्रभाव है। कभी कभी बोलने में देखिए भैया हो जाती है त्रुटियाँ, बता कुछ और रहे हैं लिख कुछ और रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है मानवीय भूल। तो कभी कभी एक दो प्रश्न जैसे शुरू के जो हम सॉल्व करवा रहे थे तो उसमें डायरेक्ट लगा दिए थे, बिना उन प्रश्नों का अध्ययन किए जब हम डायरेक्ट लगा दिए, क्लास लाइव थी तो उसमें एक दो प्रश्नों में त्रुटियां हो गई थी। आप देखेंगे तो हमने कमेंट में हम उसको पिन भी कर देते हैं। प्रायः ऐसा नहीं होता, जब हम टाइपिंग में या तो मिस्टेक हो जाए तभी ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। तो इस पर कृतिवास रामायण का प्रभाव, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक का नहीं है? दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। शमशेर, भवानी, शकुंत, हरि, नरेश, धर्म, रघु। शमशेर, भवानी, शकुंत ये भी हैं, भवानी प्रसाद भी हैं, शमशेर भी हैं। शमशेर, भवानी, शकुंत, हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास। शमशेर, भवानी, शकुंत, हरि, नरेश, धर्मवीर, भारती। शमशेर, भवानी, शकुंत, हरि, नरेश, धर्म, रघु। रघुवीर सहाय, रघुवीर। शमशेर, भवानी, शकुंत, हरि, नरेश, धर्म। नरेश मेहता को छोड़ दिए, नरेश मेहता। बताइए इसमें कहीं मुक्तिबोध दिख रहे हैं? 4 ये है, उसके बाद 3 ऊपर है, ये 3 है। कहीं मुक्तिबोध दिखे नहीं दिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक बार आप हमें बता दीजिए। तो 3 ऊपर हैं, तो बताइए दूसरा सप्तक में मुक्तिबोध नहीं, बाकी ये सारे कवि दूसरा सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में आज्ञे ने किया था, 1943 में। आगे चल रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है बताइए? कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं? वैदेही वनवास काव्य ग्रंथ है, पथिक भी काव्य ग्रंथ है, पथिक भी, भारत भारती भी है। तो ये तीनों है। रसरंजन यह क्या है? रसरंजन क्या है बताइए मैसेज करके। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह क्या है भैया? निबंधों का संग्रह है, निबंध संग्रह है। यह आपका काव्य ग्रंथ नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? बताइए किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक का नाम बताइए। जय मयंक जस चंद्रिका, देखिए एक जय चंद्र प्रकाश करके हैं, जय चंद्र प्रकाश। यह भट्ट केदार की है, या केदार भट्ट केदार या केदार भट्ट लिख लीजिएगा। जय चंद्र प्रकाश, केदार भट्ट या भट्ट केदार एक ही हुई। यह जय मयंक जस चंद्रिका तो मधुकर कवि की रचना है। इनका तो कट ही जाता है, इनका भी कट जाएगा, इनका भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए जो ये जय मयंक जस चंद्रिका है, इसमें यह प्रबंध काव्य है। इसमें कन्नौज के राजा जयचंद के प्रताप, यश और उनके पराक्रम का वर्णन है। अब जयचंद के कैसा पराक्रम था आप जानते ही हैं, उसके बारे में तो बताना ही नहीं है। चलिए, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिनाम। बताइए संतन को कहा सीकरी सो काम, यह किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर सी कुंभन दास की पंक्ति है।
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस सनवत में की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस सनवत में की थी? बताइए। सनवत 1631, करी कथा हरिपद्धर सीसा। तो इसी तरह से एक पंक्ति आती है, तो देखिए सनवत 1631। चलिए 1631 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं भैया? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं? हम जरूर इसमें आपका कमेंट लेंगे, जरूर कमेंट लेंगे। चलिए बताइए, बताइए। गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। देखिए शुक्ल क्या कहते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में, देखिए ये तो नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी, नगेंद्र क्या कहते हैं, नगेंद्र किसको मानते हैं? हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशव के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशव का महत्व असंदिग्ध है। उनको हिंदी काव्य शास्त्र व रीतिकाल का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। नगेंद्र किसको मानते हैं? तो केशव दास को नगेंद्र मान लिए। केशव दास, केशव दास, इक्का लिखा है, कर लीजिए। केशव दास को नगेंद्र मानते हैं। अब देखिए फिर शुक्ल क्या कहते हैं। हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो चिंतामणि त्रिपाठी हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे प्रवर्तक माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। आगे चल रहे हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए भैया। अभी हम चिल्ला चिल्ला के बताए थे एक वीडियो में, चिल्ला चिल्ला कर मेरे प्रभु। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के नियम भी हम बताए थे। बताइए, बताइए। देखिए एक शब्द बना लीजिए। दुकान, दुकानदार ने मुझे सूची पत्र दिखाया। बताइए कि दिखाई होगा, क्या होगा? मुझे अच्छा, विशेषण जोड़ के चेक कर लीजिए। यहाँ अच्छा जोड़ लीजिए। चलिए जो ट्रिक हम आपको बताए थे वो भी जोड़ लीजिए। देखिए दुकानदार ने मुझे अच्छा सूची पत्र दिखाया। बताइए। तो सूची पत्र आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम देख ही लीजिए। बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं। हम सोचे थे कि व्याकरण में बताएंगे। जैसे अच्छा अच्छी लगाकर पहचानेंगे आप। अच्छा और अच्छी, अच्छी लिख लीजिएगा। अच्छी भैया, अच्छी। अभी अच्छी तो आप इस तरह से जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड नहीं जानता होगा। अच्छी। तो देखिए आम है। बताइए आम अच्छा है कि अच्छी है? आम है, आम के साथ अच्छा लगाएं कि अच्छी लगाएं? आम अच्छा है कि अच्छी है? बताइए। अच्छा है कि आम अच्छी है? अच्छी है। बताइए। तो आम अच्छा है, आम पुल्लिंग है। आप अच्छा अच्छी लगा कर चेक कर लीजिए। चलिए फिर एक बार और देख लीजिए। भाई नियम बहुत सारे हैं, अभी हम कैसे आपको बताएं। मेरा मेरी सर्वनाम लगा कर देख लीजिए। मेरा मेरी, मेरा मेरी। चलिए एक ट्रिक ये भी लिख लीजिए, मेरा मेरी। अब बताइए कोई भी शब्द ले लीजिए। इमली या बेटी ले लीजिए। बेटी या बेटा ले लीजिए। बेटी या बेटा। बताइए। यह मेरी बेटी है, यह मेरी बेटी है। देखिए बेटी है। यह सही है कि यह मेरा बेटी है? बताइए कौन सा सही है? तो ऊपर वाला सही, एक गलत है। तो बेटी यहाँ स्त्रीलिंग है। यह मेरा बेटा है, तो बेटा पुल्लिंग हो जाएगा। मेरा मेरी लगा के चेक कर लीजिएगा। छोटा बड़ा से होता है, होती है, बहुत सारे ट्रिक हैं। पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, नहीं समय ख़त्म हो जाएगा। इस व्याकरण को समझना होगा तो आप हमारी क्लास से जुड़िए। देखिए हम ये व्याकरण को बहुत तोड़ मरोड़ के बताते हैं।
सुआगतम में कौन सी संधि है? सुआगतम में कौन सी संधि है? बताइए, सुआगतम में कौन सी संधि है? हमने बताया जब शब्दों की, देखिए स्वागतम, देखिए यण संधि का ट्रिक लिख लीजिए। यण संधि में य व र, यही 3 शब्द आपको मिलेंगे। य व र, य व र, 3 ही शब्द आपको मिलेंगे। देखिए व मिल रहा है, इसके पहले आपको कटा शब्द मिलेगा, कटा अक्षर। देखिए ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक 1 लिख लीजिए। देखिए यण संधि ट्रिक, फिर से देख लीजिए यण संधि पहचानने के ट्रिक। देखिए यण संधि बता रहे हैं, ये है यण संधि, तो यण संधि बराबर, यण संधि बराबर, संधि बराबर कटा अक्षर, कटा अक्षर प्लस य कामा व कामा र कर लीजिए। जैसे एक उदाहरण लिख लीजिए, जैसे जैसे स्वागत, स्वागतम लिखा है, इसी को लिख लीजिए। देखिए इसके पहले कटा अक्षर है, व है, देखिए यह व मिल रहा है ना, तो यही, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगी। यण संधि। अयात संधि का बता दें, इसमें अधिकतर देखिए नयन, प्रायः इसमें 3 ही अक्षर के शब्द मिलेंगे। पावन, देखिए इसी तरह से केवल 3 ही अक्षर के, 3 ही वर्ण के मिलेंगे, 3 ही वर्ण के शब्द मिलते हैं अयात संधि में। अयात संधि में सीधा आए, आओ, आओ, आए, आओ, यही मिलते हैं। तो इसमें 3 ही शब्द के अक्षर मिलेंगे, 3 अक्षर के। देखिए भैया नयन, पवन, 3 ही अक्षर के मिलेंगे, 3 अक्षर मात्र, जबकि यण संधि में ऐसा नहीं होता है, इसमें अक्षर बढ़ भी जाते हैं। उसमें प्रायः है, ट्रिक बता रहे हैं, नियम नहीं है। चलिए आगे चल रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, जय पराजय में कौन सा समास है? सीधा योजक चिन्ह लगा है तो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। आप जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित में से शुद्ध छांटिए, बताइए कौन सा शुद्ध है? कव इत्री, कहीं लिखा है? बताइए कव इत्री, कव इत्री कहाँ लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। अनेकों नहीं होगा, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। देखिए कहीं अनेक लिखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? बैसाखी का सहारा, कुमार का चलना, बताइए क्या है? अंधे की बताइए, अंधे की लकड़ी लिख रहा है लड़की कमेंट में, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ कोई ड्रामा पार्टी थोड़ी नहीं, अभी यही चलेगा। 30-32 साल उम्र हो गई है, फिर भी आदत नहीं छूट रही। चलिए, आपका ईश्वर ही मालिक है। चलिए, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य एक ही सहारा, एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है कि एक ही सहारा। 37 नंबर, 37 नंबर। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, बताइए लोकोक्ति कौन है? मुहावरे के अंत में प्रायः ना लगा रहता है। अंक भरना, तो यह आपका मुहावरा हो जाता है। तूती बोलना मुहावरा हो जाता। आस्तीन का सांप होना, सांप होना इसमें जुड़ेगा, होना, तो ये भी नहीं होगा। कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, इसमें तेली ना नहीं जोड़ पाएंगे, तो यही आपका लोकोक्ति हो जाता है। लोकोक्ति में ना प्रायः नहीं जुड़ता है, ना नहीं जुड़ता है। मुहावरे में ना का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए, अभी कितने प्रश्न हैं भैया? बहुत प्रश्न हैं क्या? चलिए, 39 नंबर। देखिए, जहाँ तक हो पा रहा है 40-50 तक हम देख रहे हैं, उसके बाद रोक देंगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो झूठा सच भी है, तमस भी है,
विभाजन पर आधारित, आधा गांव भी है, कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि नहीं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर्म भूमि नहीं है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं देख रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? बताइए। 11 वर्ष का समय, तो यह कहानी है, कहानी है 11 वर्ष का समय। अगले प्रश्न पे यशपाल की आत्मकथा बताइए। नीट का निर्माण, ये तो होगा ही नहीं। मेरी जीवन यात्रा, ये किसकी है? बताइए। मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरिका, वियोगी हरिका, हरिका हो गया। फिर बताइए मेरी जीवन यात्रा, ये राहुल का है। कई लोग लिखे हैं भैया मेरी जीवन यात्रा, इस नाम से कई। नीट का निर्माण, क्या नीट बस 10, ये किसकी है? बच्चन की। चलिए मैसेज करके बताइए, अब छोड़ दे रहे हैं। तो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन, सिंहावलोकन। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। बताइए कौन सी विशेषता गलत है भैया? एक विशेषता गलत है, कौन सी विशेषता गलत है? बता दीजिए कौन सी विशेषता गलत है। एक विशेषता गलत है, बताइए। रीतकाल में अलंकार की प्रधानता थी, ये तो सत्य है। रीतकाल में अलंकारों की प्रधानता थी, वहाँ शब्दों में चमत्कार लाने के लिए वहाँ ये सारी चीज़ें होती थी, तो ये तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद रीतकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था, ये भी सही होगा। रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी, ये भी सही होगा। रीतकाल में प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का प्रयोग हुआ था। उद्दीपन, ये दोनों हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यही विशेषता गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। सैयद इब्राहिम का कवि नाम बताइए। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या था? बताइए। सैयद इब्राहिम का कवि नाम बताइए। 43 नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं। सैयद इब्राहिम का कवि नाम बता दीजिए। सबसे सरल है, सैयद इब्राहिम को क्या कहा जाता था? इनकी रचनाएं हैं सुजान, रसखान, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका नाम तो आ ही गया। फिर उसके बाद प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। आप तो बता सकते हैं। तो यह रसखान